अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि सर सीसीई का जो एग्ज़ाम्स है उसकी तैयारी कैसे करें और इसके लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स, कौन कौन सा स्टडी मटेरियल और किस तरीके से इसकी स्टडी को मोल्ड एंड शेप किया जा सकता है। तो मैं एक एक करके आप लोगों को बता देता हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरी देखिएगा अगर आप लोगों ने पास करना है सीसीई। ठीक है, एमसीक्यूज़ लेवल की फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं और फिर हम सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे। तो मेरी कोशिश ये होगी कि हम टू द पॉइंट रहें। बात यहाँ पर कर रहे थे कि जी जो सीसीई का एमपीटी होगा या जो आप इसको कह सकते हैं जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो किस तरीके से पास करना है और ये सीसीई है क्या। देखें, सिंपल बात समझ लें, एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है कि जो सीएसएस है वो एक अलग फिनोमिना है और सीसीई एक अलग फिनोमिना है। बात टेक्निकली तो ठीक है, पर इसको इस तरीके से समझ लें कि जो सीएसएस होता है वो आपका पाकिस्तान लेवल पे होता है और सीसीई आपका प्रोनेशनल लेवल पे होता है। ये शॉर्ट सी डेफिनेशन आ गई। तैयारी कैसे होगी? देखें, एक चीज़ अभी इंट्रोड्यूस हुई सीएसएस के अंदर, एमपीटी नाम की, जिसके वजह ये थी कि जो कैंडिडेट्स थे, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स भी रिटन एग्ज़ाम देते थे और एग्जामिनर पे प्रेशर बिल्डअप हो जाता था। तो फर्स्ट जो फेज़ था उसके अंदर आपने देखा एमपीटी का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो बहुत कम था, ना होने के बराबर था, सब पास कर गए। अभी ये जो एमपीटी हुआ इसका डिफ़िकल्ट लेवल थोड़ा सा अप हुआ, अब ऐसे ही ये इंक्रीज़ करता जाएगा। पर सीसीई का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो समझ लें आधा नहीं, मैं ये कहूँगा कि 65% आपका क्लियर हो जाता है सीसीई अगर आप उसका एमपीटी ही क्लियर कर लेते हैं। अब एमपीटी किस तरीके से क्लियर करना है और क्या इसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके ऊपर बड़ी एक टेक्निकल तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी का जो मेन डोमेन होगा वो ये होगा कि देखें, आप चीज़ों को बायफरकेट करें। पहले बायफरकेट करने से मुराद मेरी ये है कि चीज़ों को तोड़ तोड़ के पढ़ें। जैसे फॉर सपोज अगर आप इंग्लिश का पोर्शन पढ़ रहे हैं तो पास्ट पेपर उठाएं सीसीई के, वो इजीली अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे, आपको गूगल पे मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल हैं। अगर आपके पास मेरी बुक है जो कि मैं पिछली वीडियोस में भी रिकमेंड कर चुका हूँ, मैं ज़्यादातर मार्केटिंग के ऊपर उसकी फोकस नहीं कर रहा होता कि मैं अलग से इसका पोर्शन बताऊँ कि जी ये वो आप देख लीजिएगा। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कहीं और से पढ़ लें। सारी बुक्स एक जैसी ही होती हैं, जो सच बात है। तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। तो आप उसका इंग्लिश का पोर्शन को टेक्निकली देखेंगे कौन कौन से इसके स्पेसिफिक पोर्शंस हैं जहां से टारगेट होता है इंग्लिश का पोर्शन। उन पोर्शंस को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाएं। ठीक है, जैसे फॉर सपोज अगर आपको लग रहा है वहां पर प्रीपोजिशंस का एक पार्ट स्पेसिफिकली आ रहा है तो आप प्रीपोजिशंस को तैयार करें। अगर आपको ये लग रहा है कि जी कोई स्पेसिफिकली कंजक्शंस को आ रहा है तो उसको आप तैयार करें। अगर आपको आ रहा है कि जी कुछ रैंडम एरर हैं, जैसे एक एरर वहां पर ज्यादातर पूछा जाता है कि जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ज्यादातर सवाल आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम्स के अंदर, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा देख लें। मतलब एक स्पेसिफिक पोर्शंस को आप पकड़ें। ठीक है, अब उसके अंदर मैं इंग्लिश के पोर्शन के ऊपर बात कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब आप समझ लें कि अगर आपने सीरियस है ना आप अपने साथ और आपने वाकई में एग्जाम निकालना है वाकई में, तो ये वीडियो वो उन लोगों के लिए है कि जो बहुत सीरियस हैं और वो ये वीडियो देखने के बाद उनको एक वे मिल जाएगा कि यार करना क्या है। मुझसे सवाल किए जा रहे होते हैं कि सर करें कैसे, पास कैसे करें। तो मैं तरीका बता देता हूं और जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो इस बात को समझ जाएंगे कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। देखिए, वोकैबुलरी का जो पोर्शन है ना आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो अंडररेटेड ज्यादातर होता है सारे कैंडिडेट्स का। कैंडिडेट फोकस कर रहे होते हैं एरर करेक्शन के ऊपर, दूसरी चीजों के ऊपर। जो वोकैबुलरी होती है वो गेम चेंजर साबित होती है बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर। तो यार जीआरई, मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, जीआरई वोकैबुलरी आप याद करना स्टार्ट करते हैं रोजाना 5 वर्ड 6 वर्ड्स। उसकी तरीकेकार किस तरीके से मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बना लूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। तो आपने जीआरई को पी जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सिस्टम आता है वो फॉर सपोज आप समझ लें कि हम अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड भी बात करें तो मैं पिछली वीडियोस में भी ये बता चुका हूं कि इसको पढ़ने का एक तरीका, एक खास तरीका होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का। आप या तो बहुत नैरो से स्टार्ट करें, या तो आप फनल अप्रोच की बात कर रहा हूं, या तो आप बहुत नैरो से स्टार्ट करें या तो आप बहुत ब्रॉड से स्टार्ट करें। अगर आप फॉर सपोज पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं, तो आप यूनिवर्स से उठाएं। यूनिवर्स को से फिर आप प्लैनेट्स पे लेके आए, प्लैनेट से फिर अर्थ पे लेके आए, अर्थ से आप और श्रिंक करें उसको, बड़े बड़े कंट्रीज पे लेके आए, फिर ओशियंस के ऊपर लेके आए। उनकी में लेके आने का मतलब ये है कि आपने उनकी स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़ना है
कि जी ओशियन जैसे अटलांटिक ओशियन है तो उसकी स्पेसिफिसिटीज़ क्या है, उसकी स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या है, उसका उसके अंदर कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा गहराई हैं, सबसे ज़्यादा मतलब उसकी डेप्थ किसकी है, मतलब ये सारी चीज़ें एक एक करके आपने बाइफरकेट करके हर चीज़ को देखना है। फिर आपने आना है कंट्रीज़ के ऊपर, सॉरी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, फिर आपने आना है बड़े कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे कॉन्टिनेंट आपने पहले एशिया पढ़ लिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका पढ़ लिया, यूरोप पढ़ लिया, आपने अफ्रीका पढ़ लिया, मतलब उसकी एक ऊपर ऊपर से सारी इंफॉर्मेशन जो कि पूछी जा सकती है एज अ एग्जामिनर, ठीक है। उसके बाद फिर आप आएंगे कंट्रीज के ऊपर कि जी बड़े बड़े कंट्रीज कौन से हैं, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, जो यू नेम इट, कि कौन कौन से कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनको पढ़ लिया, उनकी जियोग्राफी लोकेशन देख ली कि जी ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसकी स्पेसिफिक चीज़ें क्या वो एग्जामिनर मुझसे पूछ क्या सकता है। जैसे एक सवाल आता रहता है ज़्यादातर कि जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो कौन से कंट्रीज का है, जिसको मैप की तमीज़ होगी ना चीज़ों की, वो समझ जाएगा कि जी जो कनाडा और जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसका जो बॉर्डर है वो सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसने जो ज्योग्राफी है, उसका मैप जो है उसको समझा हुआ है। तो आपने बड़े बड़े कंट्रीज का मैप देखना है। सबसे सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़, जिसके पास मैप पढ़ने की तमीज़ नहीं है वो एग्जाम दे ही ना। मैप पढ़ने की तमीज़ आप लोगों को होनी चाहिए कि मैप क्या है, और उसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहले कॉन्टिनेंट देखें कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, फिर आप ओशियंस देखें, फिर आप बड़े बड़े कंट्रीज देखें, फिर उनके नाइबरिंग कंट्रीज देखें, और फिर ऐसे ही स्पेसिफिक करते करते चीज़ों को लेके आए। फिर ऐसे ही आपने माउंटेन रेंजेस के ऊपर एक दिन देना है, दूसरा आपने रिवर्स के ऊपर देना है, तीसरा आपने किसी और चीज़ के ऊपर देना है। तो ये ऐसे एक तैयारी का एक जामा तरीका होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का। फिर हर एक टॉपिक को 2 से 3 दिन देने। तो आपने जब एक एक आपकी स्ट्रक्चर्ड स्टडी होगी तो आप बहुत मुश्किल है कि आप फेल हो सकें। पर अगर अनस्ट्रक्चर्ड बस रैंडम पढ़ रहे होंगे, जिस सुबह से लेकर शाम तक मेरा जो बच्चा है वो पढ़ रहा है, अब उसको ये नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहा है, तो यार फायदा नहीं होगा। डायरेक्शन होना चाहिए। अगर आप इफ यू डोंट हैव अ प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, तो आपका प्लान होना चाहिए। और प्लान सिर्फ प्लान ना हो, आप मेरी बात समझें, प्लान अगर सिर्फ प्लान है ना, प्लान की हद तक है, तो वो किसी काम का नहीं है। उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, अदरवाइज क्या कोई काम नहीं है। ना करो तैयारी यार, और भी बहुत सारी चीज़ें। और एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा कि अगर आपकी नीयत सही नहीं है ना, तो यार ना करो तैयारी। इससे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ट्रस्ट मी, ये बहुत छोटी अपॉर्चुनिटी है, इससे बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपका दिल एक दिल में है ना, जैसे फॉर सपोज अगर आपका मकसद ही यही है कि यार ये करना है, तो आप करो। अदरवाइज यार सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं करो। मैं हमेशा यही कहता हूँ, रोजी रोटी के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है भाई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। रोजी रोटी के लिए बहुत सारे और रास्ते हैं, सिर्फ और सिर्फ तलाश करो। अगर आपका मकसद है कि जी मैंने सर्व करना है, तो वो आप कर सकते हो, अदरवाइज रोजी रोटी के लिए आप ना करो, ठीक है। जब आप रोजी रोटी के लिए नहीं करोगे, शौक से करोगे, तो पढ़ोगे। तो आपने टॉपिक्स डिवाइड कर लेना है। इस्लामियत के ऊपर बात करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका सेकंड पार्ट बना लेता हूं मैं, क्योंकि लंबी हो गई है लेंथ। इस्लामियत का भी ऐसा ही है, टॉपिक्स तोड़ दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो, तो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यू शुड नो अबाउट इट। ऐसे ही आपने कुरान पाक का जो बेसिक चीजें हैं, एक इसको बाइफरकेट करो, एक मैप होना चाहिए आपके पास कि यार मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके स्कैटर्ड स्टडी है, तो यू आर नोवेयर। एक और मिसकंसेप्शन है कि जी कोई स्पेसिफिक बुक से पेपर आ रहा होता है, या एक स्पेसिफिक वेबसाइट से आ रहा होता है, तो ऐसा नहीं है। मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, आपने उस तरीके से तैयारी करनी है कि अगर एक वेबसाइट आप पढ़ रहे हैं या आप रिलेटेड टू एक स्पेसिफिक बुक पढ़ रहे हैं, तो 2 से 3 बुक्स आप रखें। और जो टॉपिक फॉर एग्जांपल आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ रहे हैं, तो आप उस बुक से उस टॉपिक के अलग से आप नोट्स बना लें। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने बना लो। अगर नहीं भी बना रहे, तो आपके पास उसके अंदर चिट्स होनी चाहिए। उनको आपने बुक्स पढ़ने के लिए होती हैं, एहतराम उनका ज़रूरी होता है, पर बुक्स पढ़ने के लिए होती हैं। उनको आप बिल्कुल प्रॉपरली यूज़ करो, उसके ऊपर नोट्स बनाओ, उसके ऊपर लिखो, उसकी डिज़ाइन बना दो उसको, पर लगे कि यार पढ़ाई की है उसके अंदर से, ठीक है। तो आपने हर एक टॉपिक वाइज स्टडी करनी है, रैंडम स्टडी नहीं करनी। तो आई थिंक यही एक कुछ बेसिक सी चीज़ें थी सीसीई के मेरे स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट बैच का रिक्वेस्ट आ रही थी एसएसटी के, सीसीई के। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा सा ये समझ रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए अभी नेक्स्ट बैच अनाउंस करने के लिए। तो अभी तक तो मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं नेक्स्ट बैच अनाउंस करूँ या अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाऊँ। अगर मुझे टाइम मिला और मुझे लगा कि यार मैं उसके अंदर 100% दे सकता हूँ, तो ही हम बैच अनाउंस करेंगे। अदरवाइज़ आप लोगों की मैं हेल्प करने के लिए यहाँ पर नमूदार होता रहूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन मिले, और कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ,
सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो कमेंट ज़रूर किया करें ताकि एक टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन आप लोगों से रहती रहे। अपना बहुत ख्याल रखें, और एक और बात, मुझे एडवाइस ज़रूर दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे हो। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।